हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास है। 10th क्लास में हमारा रिवीजन चला, लेसन नंबर 4 एग्रीकल्चर को हम लोग देख रहे थे और काफी कुछ हम लोग इसमें देख चुके हैं। झूम वगैरह को हम लोग पढ़ चुके हैं। वाणिज्य जो कृषि है उनको हमने देख लिया है। खरीफ की फसल जो है उनको हमने पढ़ लिया और अच्छे से देख लिया। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक ध्यान रहेगा सभी बच्चों का? कोई डाउट, कोई क्वेरी? चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा खत्म है, 2-3 पेज है, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद जो आज के प्रश्न उत्तर हैं हम करेंगे। कल हमने दालों के बारे में पढ़ा। खरीफ, रबी और जायद की जो फसलें हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। तो मुझे बताइए, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का किसी प्रकार का? ये आप देखिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी है क्या? चलिए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हमने देख लिया इतना। अब सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर आप जो हमारे मैदान वगैरह हैं आप उनको थोड़ा सा देखिए। कटाई के दौरान जो आपकी चीजें हैं किस तरह से फैल रही हैं, क्या कुछ है, इन सब चीजों पर हम लोग बात। कॉफी वगैरह को आपने देख लिया, किस तरीके का प्लांटेशन वगैरह यहाँ पर होता है। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपने सब कुछ बड़े अच्छे से देख लिया हो और बड़े अच्छे से आपने कर लिया हो। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। कपास, रबड़ वगैरह इन सब चीजों को आपने अच्छे से देखा, क्या स्थिति है इन सब की, कैसे कैसे कंडीशनल रूप से हमको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं और एक एक करके इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे थे जूट वगैरह के लिए। इन सब में हमने पढ़ लिया कि जूट क्या है, किस तरह की खेती है कपास कुपास का। क्लियर है? हम इसको अच्छे से देख चुके हैं और बात भी कर चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भूदान ग्राम आंदोलन के बारे में। लेकिन उससे पढ़ने से पहले आप मुझे बताइए, कृषि में औद्योगिक विस्तार या सुधार की कितनी जरूरत महसूस की गई? सुनहरा रेशा जूट को बोला जाता है और जूट के उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप ये देखकर बताइए, फिर हम इसका शेष जो आधा नीचे का भाग है उसको हम लोग देखेंगे। तो इतना एक बात देखिए, हो गया क्लियर? अब आप देखिए किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने, इंस्टीट्यूशन बेस्ड रिफॉर्म ने क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट कर दिया, कैसे इनको रिफॉर्म्स किया। इन सब चीजों को हमने आई होप बहुत अच्छे से हमने देख लिया। अब इसमें एक आंदोलन की मैं आपकी कल आपकी चर्चा कर रहा था और उसका नाम था भूदान आंदोलन। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे उन्हें सत्याग्रह में सबसे निष्ठ सत्याग्रही की तरह भाग लिया। विनोबा भावे ने को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्हें कहा कि मेरा जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी है वो कौन है? आचार्य विनोबा भावे। और राजनीतिक उत्तराधिकारी पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनकी गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा में गहरी आस्था थी। गांधी जी शहादत के बाद संदेश तक लोगों तक पहुंचाया। विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश में पद यात्रा की। कैसे की है? पूरे देश में आपका पद यात्रा की। एक बार आंध्र प्रदेश एक गांव चोलमपल्ली में बोल रहे थे कि भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, परंतु आश्वासन दिया कि वे सरकारी खेती को जो भारत सरकार से बात करके उन्हें जमीन मुहैया कराएंगे। जो गवर्नमेंट की जमीन है, कोऑपरेटिव वाली है, तो जिनके पास जमीन नहीं है वो उनको वो जमीन क्या कराएंगे? आपका मुहैया कराएंगे। ऐसी बात उन्होंने कही। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठकर खड़े हुए। उन्होंने 80 भूमिहीन किसानों को 80 एकड़ भूमि बांटने का पेशकश की, यानी कि एक भूमि किसान को 1 एकड़ जमीन।
इसे भूदान नाम से जाना गया। इसके बाद विनोबा भावे की यात्रा चली और वे पूरे भारत में फैले और कुछ जमींदारों ने अनेक गांव और मालिक थे भूमिहीन किसानों को पूरा गांव देने की पेशकश की, जिसको ग्राम दान कहा गया। परंतु जमींदारों ने भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया और विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्राम आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। ये कैसी थी? एक क्रांति थी। और कैसे थी? रक्तहीन, यानी कि बिना किसी का खून बहे, और इतनी बड़ी क्रांति हुई। तो कोई आपसे पूछ ले भूदान आंदोलन क्या है, तो आपको उसके सामने पूरी एक संरचना, एक पृष्ठभूमि आपके पास है, ताकि आप उसको बता सकें कि भूदान आंदोलन क्या था। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी आचार्य विनोद भावे द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना थी, क्लियर है। जब वो एक देश की पदयात्रा कर रहे थे भारत की, तो उसमें गांव में पहुंचे चोलमपल्ली और एक गरीब उन लोगों को कहा कि आप हमको इतनी जमीन दे दीजिए जिससे हमारा भरण पोषण हो सके। तो विनोबा भावे कहते हैं कि मैं आपको ऐसा कोई वादा तो नहीं करता, पर मैं आश्वासन देता हूं कि गवर्नमेंट से जमीन लेकर, कोऑपरेटिव जमीन को लेकर मैं आपको जमीन दे दूंगा जिससे आप भरण पोषण कर सके, ऐसा आश्वासन है। तभी एक व्यक्ति का नाम होता है और वो व्यक्ति खड़े होते हैं, आपने उनका नाम अभी पढ़ा है और उनका आ गया। तो हम विनोबा भावे को रामचंद्र रेड्डी, ध्यान रखिए, ये व्यक्ति हैं रामचंद्र रेड्डी। ये खड़े हुए और उन्होंने कह दिया कि मैं किसानों को 1 एकड़ पर किसान को 80 लोगों को अपनी जमीन देता हूं। तो इसी के तहत शुरू हुआ ग्राम स्वराज और ग्राम भूदान आंदोलन, जो उसके नाम से जाना जाता है, क्लियर है। और चोलमपल्ली, चलिए, तो ग्राम भूदान आंदोलन हो गया। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। अब ये मेन इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर में कितना प्रोडक्शन है, पहली बात ये आपको ध्यान होना चाहिए। उत्पादकता कितनी है, रोजगार कितना सर्जन कर रहा है, और उसकी जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में क्या उसकी भागीदारी है और कितनी वो भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है, ये हमको देखना। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। रीढ़ का मतलब होता है हड्डी, मेन। आदमी कब खड़ा होता है? जब रीढ़ की हड्डी ठीक होती है। तो ऐसे ही भारत कब खड़ा हुआ? जब उसका कृषि सेक्टर मजबूत था। तो कृषि सेक्टर मजबूत यानी कि एग्रीकल्चर मजबूत, एग्रीकल्चर मजबूत यानी कि भारत की रीढ़ की हड्डी मजबूत थी, क्लियर है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कृषि का योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत 2010 और 11 में 52% जनसंख्या का रोजगार और आजीविका का समर्थन है। 52% के लोग आज भी देखेंगे, भारत के आधी से अधिक आबादी आज भी एग्रीकल्चर पर है। हो सकता है 2022-23 में थोड़ा नंबर कम हो गया हो, क्लियर है। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में घनता अंश योगदान यानी कि उसकी हिस्सेदारी परसेंटेज गंभीर चिंता का विषय है। कैसा है? ये कोई आसान बात नहीं है, एक आपका क्रिटिकल मुद्दा है जो कृषि के क्षेत्र में प्रकार की गिरावट और प्रतिरोध अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में गिरावट लाया है, जो समाज के अन्य व्यापकता में निहित है। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विशाल स्थापना, पशु चिकित्सक सेवा, पशु प्रजनन, बागवानी विकास विज्ञान, मौसम पूर्व अनुमान संदन को वार्ता दी है कि हम कृषि में सुधार कैसे करें। तो सबसे पहले हमने आईसीआर का गठन किया, इंडियन एग्रीकल्चर काउंसिलिंग एंड रिसर्च। फिर हमने क्या किया? विश्वविद्यालय बनाए एग्रीकल्चर के, ताकि हम बच्चों को पढ़ा सके। उसी के साथ हमने आपका वेटनरी की पढ़ाई, पशु चिकित्सा को बढ़ावा दिया। हमने पशुओं के प्रजनन के केंद्र स्थापित किए, क्लियर है। और फिर हमने हॉर्टिकल्चर को डेवलप किया। फिर हमने, ताकि किसानों को ये पहले कंफर्म हो जाए कि किस समय मानसून आएगा, कैसा तापमान रहेगा, उसके लिए मौसम विज्ञान का पूर्व अनुमान के लिए आपके संस्थान खोले। मौसम विभाग को बढ़ावा दिया। अब तो किसान मोबाइल में गूगल के माध्यम से दे देता है कि भैया आज वर्षा दिखा रहा है कि बारिश कब होगी। उसी आधार पर ये सारी चीजों को हमने इसमें देखा और समझा है। तो आपको समझ आएगा किसी का योगदान और परसेंटेज कितना रहा है और कितना है।
भारतीय किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता? कितनी बड़ी बात है। डॉक्टर डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन किसान अपने बच्चों को किसान बनाना नहीं चाहता। उसका कारण है भारतीय किसानों की प्रॉफिट कम होना, जोखिम का भरा होना, उनकी फसल का बर्बाद होना। ये सारे कारण है कि अनिश्चितता बरकरार है। इसी कारण किसान अपने बेटों को चाहता है कि वो कहीं भी नौकरी करे, लेकिन वो कृषि न करे। तालिका 4.1 से स्पष्ट होता है कि पिछले वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, जीडीपी में वृद्धि हुई है, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ है। वृद्धि तो हुई है, लेकिन जितना रोजगार होता वो नहीं हुआ। कृषि क्षेत्र दर कम हो रही है और चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक बड़ी चुनौती का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। ठीक है, ये हमको क्लियर है? चलिए, यहां तक ध्यान रहेगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी? आगे बढ़ रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि और प्रतिशत, इस परसेंटेज को हम लोग आपका देखेंगे और बात करेंगे। क्लियर है? यहां तक आपको ध्यान रहना चाहिए। कृषि की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर। तो 2013-14 में देखिए इतना हिस्सा था, फिर इतना हुआ, अब इतना रह गया। उद्योग का हिस्सा इतना है, यानी कि उद्योग इंडस्ट्री बढ़ रही है। सर्विस सेक्टर यहां बढ़ा, यहां घटा, और जीडीपी में इतना टोटल योगदान है। तो जीडीपी में अगर आप देखोगे तो बड़ा कम योगदान है। इसका सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कम है। ये आपको स्पष्ट ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना चाहिए, और रासायनिक उर्वरक और सही में कमी के उत्पादन को भी दर्शाता है। जो कमी है ये आई है, और इसके उत्पादन को भी वो आपका दर्शा रहा है कि कैसे कैसे कमी आ रही है, ये सारी चीज। चलिए, ध्यान रहेगा इतना। लागत बढ़ती जाती है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पाद पर आयात कर घटने से कृषि पर हानि प्रभाव पड़े। अब आयात की जो चीजें बाहर से आयात की जा रही है, अगर उन पर कर है, अगर वो कर आपका कम रहेगा, तो आप जान लीजिए अगर कर कम है तो कर कम होने की वजह से जो जो वस्तुएं हैं भारत में सस्ती हो जाएंगी, और सस्ती हो जाएंगी तो लोग भारतीय उत्पाद जो है उनके मुकाबले वो सस्ती होंगी तो लोग उनको ज्यादा खरीदेंगे। मान लो अगर महंगी भी है तो भारत की वो चीज पर कंपटीशन नहीं कर पाएगी, तो उनको प्रॉफिट कम होगा। कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में जो रोजगार है वो घट रहा है। देश में अनेक राज्यों में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। कृषि घट रही है। क्या आप रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के बारे में सोचते हैं कि भाई कृषि का रोजगार और वैकल्पिक चीजें क्या हैं? इनका नहीं होता। तो बात करेंगे वैश्वीकरण की। वैश्वीकरण कृषि का प्रभाव, कि कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है, ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट है, ये हमको देखना है। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेश काल में यह स्थिति मौजूदा थी, और 19वीं शताब्दी तक यूरोपीय भारत आए, और उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे, और दक्षिणी भारत के किसानों ने इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहन किया। आज भी गरम मसाले निर्यात किए जाते हैं, और प्रमुख उगाई जाने वाली ये वस्तुएं शामिल हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेजी व्यापार के कारण कपास की ओर आकर्षित हुए। भारतीय कपास को ब्रिटेन सूती वस्त्र उद्योग और कच्चे माल के रूप में आपका निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल सूती वस्त्र उद्योग के पैदा होने वाली उत्तम कृषि की उत्पादकता फली फूली है। 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत हुई है। इस क्षेत्र के किसान नील की खेती करने लगे, और दावा किया गया कि नील ब्रिटिश उद्योग के लिए कच्चा माल है। ऐसा है?
कच्चे माल के रूप में आपका प्रयोग किया गया। क्लियर है? ठीक है, ये आपको ध्यान। आगे बढ़ जाए, देख लिया। चलिए अब ये देखिए, ऐसा ही एक न्यूज है, 11th प्लान मोस्ट फोकस द फार्मिंग। जो 11वां प्लान है या 11वीं पंचवर्षीय योजना आई, 11वीं प्लानिंग, उसका मेन क्या था, हम फार्मर्स को आपका प्रोटेक्ट करेंगे। सीड्स एंड फार्मा आपका सुसाइड जो कर रहे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और इन्वेस्ट एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी पर इन्होंने बात की। तो ऐसे बहुत सारे न्यूज आर्टिकल आपके छपते आए हैं, चलते आए हैं। आप देखिए, किसान इसलिए भड़क गए क्योंकि वे अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर रहे थे। 1990 के बाद, वैश्वीकरण के बाद भारतीय किसान को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट, मसाले का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ रही, इनकैपेबल रही, क्योंकि उन देशों में कृषि को अधिक सहायता यानी कि सब्सिडी दी जाती थी। भारत में कम सब्सिडी है, डेवलपिंग कंट्री ज्यादा सब्सिडी देते हैं, यानी कि वो अपने किसानों को छूट देते हैं। क्या करते हैं, बेसिकली वो अपने किसानों को छूट देते हैं, और वो छूट औरों की तुलना में बड़ी कम है। अब देखिए, सागौन का क्लोन का उत्पादक, अभी सागौन के क्लोन रखे हुए, क्लियर है कि आपने देख लिया। अब देखिए, आजकल भारतीय कृषि दोहरे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभप्रद बनाने के लिए सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति में सुधार पर जोर देना होगा। हरित क्रांति लंबे चौड़े वायदे किया, परंतु कई वादों में से ये आपका घिरी रही। आरोप लगता रहा कि हरित क्रांति का दौर रासायनिक को अधिक उपयोग, जल भरता सूखने और जैव विविधता को विलुप्त होने के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ है। और जीन क्रांति के शब्द हैं, जेनेटिक क्रांति सम्मिलित है। ये क्या है, जेनेटिक मॉडिफाई जो क्रांति है वो इसमें आपका सम्मिलित है। क्लियर है? तो जीन क्रांति क्या रखा गया, इसको पार्ट के रूप में आपका रखा गया। क्लियर है? और विकसित भारत में कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक कृषि आज एक अत्यधिक प्रचलित है, क्योंकि यहाँ पर उर्वरक और कीटनाशकों के कारण कारखाने में निर्मित रसायन की जाती है, इसलिए पर्याप्त मात्रा पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि जब हम कृषि में रासायनिक का प्रयोग नहीं करेंगे तो इसका कोई आपका नेगेटिव इम्पैक्ट आपका नहीं होगा। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार में जोत को यदि खाद्यान्न खेती होती है तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकार में है। भारत में 83.3 करोड़ लोग से लगभग 25,000 हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार व्यक्ति की हिस्सेदारी का औसतन आधे से अधिक हेक्टेयर से भी कम है, और जो आपका कृषि भूमि के अंतर्गत आता है। भारतीय किसानों को सस्य वर्तमान करना चाहिए, इस तरह की कृषि करनी चाहिए ताकि खाद्यान्न के स्थान पर कीमती फसलों को उगाना चाहिए। आमदनी अधिक होगी, पर्याप्त निम्नीकरण की कमी आएगी, जो आपका जोखिम है उसमें कम होगा। फलों, औषधियों, बायोजैटिक फूल, जेड्रोफा, जोफा की फसलों को और आपका सब्जियों को उगाना चाहिए। चावल, गेहूं को अधिक मात्रा में आवश्यकता है भारत में, जलवायु विधिक इस प्रकार की, और कीमती फसल उगाकर उन सारी चीजों को हमको देखना चाहिए ताकि हम जो चाहते हैं उस तरह की कृषि को आपका डेवलप किया जा सके। क्लियर है? तो ये सारी चीजें इसमें आपका रखी गई, आप इनको देख सकते हैं। और विकसित और विकासशील देशों के सामने क्या क्या समस्या है, इनको हमने जानने का प्रयास किया। तो फिलहाल चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है। आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और उसको रिवीजन करेंगे। फिलहाल आज के इतना ही, धन्यवाद।